हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसमें कल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पढ़ा था। आज उसी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम डायग्राम की फॉर्म में समझेंगे। देखो आप, ये वाला जो डायग्राम जो है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। सबसे पहले ट्रेकिया, उसके बाद लंग्स। देखो राइट लंग है, थोड़ा सा लार्ज होता है, वहीं पे जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है, क्योंकि यहाँ पे उसके बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे सेकेंडरी ब्रोंकाई में, और सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है आगे कन्वर्ट हो जाती हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। इस तरह से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है वो लास्ट में इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं एल्वियोलर डक्ट में, और वो एल्वियोलर डक्ट लास्ट में इस तरह से बनाते हैं एल्वियोलाई। सबसे पहले अगर इसका हम करें नोमेनक्लेचर, इस वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया बोलते हैं, कल इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ट्रेकिया जो होती है मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होती है, सी शेप्ड कार्टिलेज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 1.5 to 2 सेंटीमीटर इसकी जो विड्थ होती है, और ये जो ट्रेकिया जो है T5 पे जाकर के दो ब्रोंकाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये वाला जो प्रत्येक जो लंग्स होता है, हर एक लंग जो होता है उसके चारों तरफ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं प्ल्यूरा। बाहर वाली प्ल्यूरा को बोलते हैं आउटर प्ल्यूरा। उसके बाद अंदर वाली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड इनर प्ल्यूरा। इन दोनों के बीच में लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, और ये जो प्लूरल फ्लूइड जो होता है मैकेनिकल शॉक से इसको बचाता है। साथ में ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है इनके बीच में फ्रिक्शन को रेड्यूस करता है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। इसके बाद ये जो है इनको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे डिवाइड हो जाती है और बनाती हैं टर्शरी ब्रोंकाई। उसके बाद ये वाली जो स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं हम इनिशियल ब्रोंकियोल, इनको हम बोलते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, और ये जो लास्ट वाले हैं इनको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और लास्ट में ये वाली जो स्ट्रक्चर है दीज आर कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट, और सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। ब्रोंकाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई, ये सारी की सारी मिलकर के बनाती है हमारे हर एक लंग को। अगर हम बात करें इनके बारे में कुछ स्पेशल बातें, तो हमारा जो हर एक लंग जो होता है, ईच लंग जो है वो कंटेन करता है अबाउट 300 मिलियन एल्वियोलाई। अगर बात करें इसकी सरफेस एरिया की, इसका जो सरफेस एरिया जो 100 मीटर स्क्वायर होता है। हर एक लंग्स जो होता है उसके पास इस तरह से डबल लेयर होती है जिनको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये वाला जो रास्ता है इस पूरे के पूरे लंग्स के अंदर, अगर हम बात करें कंडक्टिंग पार्ट की, क्योंकि हमने कल बात की थी कंडक्टिंग पार्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक प्रेजेंट होता है। और वहीं पे ये जो सी शेप्ड कार्टिलेज जो होती है, सी शेप्ड कार्टिलेज, ये प्रेजेंट होती हैं ट्रेकिया से लेकर के ट्रेकिया टू इनिशियल ब्रोंकियोल तक।
इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होते हैं। ये जो पूरा का पूरा जो कंडक्टिंग पार्ट जो होता है, इस कंडक्टिंग पार्ट के अंदर यहां तक, ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक है, यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट होती है इसके अंदर एनी टाइम, उसको बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। और ये जो डेड स्पेस वॉल्यूम होती है वो 150 ml होती है। और लास्ट वाला एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई वाला जो पार्ट है, ये मिल करके हमारी बॉडी के अंदर बनाते हैं एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट या इसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट। और यहाँ पे रियल में गैसेज का होता है एक्सचेंज। ये वाला जो राइट लंग्स जो होता है, ये ट्राई लोब्ड स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर 3 लोब प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे हम लिख सकते हैं कि राइट लंग जो है, राइट लंग थोड़ा सा लार्ज होता है और साथ में वो 3 लोब्ड होता है या ट्राई लोब्ड होता है, जिसको हम कह सकते हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ये ट्राई लोब्ड स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोल सकते हैं ट्राई लोब्ड स्ट्रक्चर। ट्राई लोब्ड स्ट्रक्चर होती है। वहीं पे लेफ्ट लंग जो होता है, लेफ्ट लंग राइट लंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्मॉल होता है और वो बाई लोब्ड होता है, उसके अंदर 2 लोब पाए जाते हैं। ये वाली बात हमने कल की थी थोड़ी लंग्स के बारे में। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो अपने को पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की जो प्रोसेस होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला जो स्टेप जो होता है उसको हम कहते हैं इनहेलेशन, और सेकंड जो स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। देखो, इनहेलेशन का मीन ऑक्सीजन इनरिच्ड एयर को हमारे लंग्स तक पहुंचाना, और CO2 इनरिच्ड एयर जो है उसको हमारे लंग्स से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, या इनहेलेशन की जो प्रोसेस होती है या एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस होती है, इनके लिए 2 मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। कुछ मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जनरली वो जो मसल्स होती है उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और इसके साथ में एक जो मसल होती है उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। देख, आपने अभी देखा कि आपके पास जो लंग्स जो होते हैं, उन लंग्स के ऊपर, उन लंग्स के ऊपर की साइड यहाँ पे एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम बोन। ये जो स्टर्नम बोन जो होती है इनसे अटैच रहती है हमारी रिब्स। रिब्स, इन्हीं रिब्स के बीच बीच में प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और इसी के साथ यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम, जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। और यहाँ पे ये जो है इनको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझें कि जैसे ये आपका थोरेसिक रीजन है या चेस्ट वाला रीजन है, इस चेस्ट के ऊपर यहाँ पे आपके प्रेजेंट होती है रिब्स, इन्हीं रिब्स के बीच में इस तरह से प्रेजेंट होती है मसल्स। और ये जो मसल्स होती हैं जब इनके अंदर होता है कॉन्ट्रैक्शन, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होने से ये जो रिब्स है ये अपवार्ड की मूवमेंट करती है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से हमारी ये जो चेस्ट वाला रीजन है थोड़ा सा इनलार्ज होता है, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। और जैसा कि आपने इससे पहले वाले पॉइंट में देखा था कि ये वाली जो ऊपर वाली जो प्लूरा होती है जिसको हम आउटर प्लूरा बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा। और इनर प्लूरा जो है इसको हम बोलते हैं विसिरल प्लूरा। ये जो पेराइटल प्लूरा जो होती है ये रिब्स से अटैच रहती है। जैसे ही रिब्स के बीच की मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिब्स ऊपर की तरफ उठती हैं, और उसी के साथ साथ ये जो पेराइटल प्लूरा जो है ये भी मसल्स के साथ साथ ऊपर उठती है। इसके साथ ये जो नीचे वाली जो पोर्शन है जिसको हम विसिरल प्लूरा बोल रहे हैं ये भी ऊपर की तरफ उठेगी। जब ये दोनों की दोनों ऊपर की तरफ उठेंगी तो ये जो लंग है, प्रत्येक जो लंग्स जो होते हैं इनके बीच का जो वॉल्यूम है वो भी थोरेसिक कैविटी के साथ साथ इंक्रीज होता है।
यानी हम इस चीज को कैसे समझ सकते हैं, हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम, डाय रुको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम, डायफ्राम, इन दोनों के अंदर होता है कॉन्ट्रैक्शन। इन दोनों के अंदर जैसे ही होगा कॉन्ट्रैक्शन, इसके साथ साथ जो थोरेसिक केविटी जो है, थोरेसिक केविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। जैसे ही थोरेसिक केविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, वो भी इंक्रीज होगा। इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा। और जैसे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा, एयर जो है वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूवमेंट करेगी। एयर जो है वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूवमेंट करेगी, एयर जो है बाहर से अंदर की तरफ जाएगी, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेलेशन। सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सबसे पहले डायफ्राम जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे ही डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम इस तरह की मूवमेंट, इस तरह की शेप में आ जाएगा। नॉर्मली इस तरह की शेप में होता है, और जैसे ही उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा वो ऐसे फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट हो जाएगा तो हमारे जो लंग्स जो होते हैं उनको ऊपर और नीचे फैलने के लिए जगह मिल जाती है, और ऊपर और नीचे जब उनकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है उसको बोलते हैं डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। डोर्सो वेंट्रल एक्सिस के अंदर उसकी जो वॉल्यूम है इंक्रीज होती है। वहीं पे जब ये जो रिब्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो हमारा लंग्स जो है वो एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम का मीन आगे से पीछे की ओर, आगे से पीछे की ओर, और डोर्सो वेंट्रल का मीन ऊपर से नीचे की तरफ। जब ओवरऑल थोरेसिक चैम्बर जो है, या ओवरऑल जिसको हम बोलते हैं थोरेसिक केविटी, ये जो थोरेसिक केविटी है, थोरेसिक केविटी, सबसे पहले इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होने से हमारी जो पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होती है, और इसके इंक्रीज होने की वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो लंग्स के अंदर डिक्रीज होता है। और जैसे ही डिक्रीज होता है यानी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा होता है, अंदर एयर का प्रेशर कम होता है, और एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करती है। तो इसी वजह से एयर जो है वो बाहर की तरफ से यानी आउटसाइड से इनसाइड मूवमेंट करेगी, और जब एयर बाहर से अंदर आती है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि इनहेलेशन हुआ है, या इनहेलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई। ये तो बात थी इनहेलेशन की, लेकिन हम बात कर सकते हैं आगे एक्सहेलेशन की। एक्सहेलेशन का मीन, सिंपल सा मीन उसका ये कि ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एवं डायफ्राम, डायफ्राम, इन दोनों के अंदर होगा रिलैक्सेशन। जैसे ही रिलैक्सेशन होगा, लंग्स जो है, थोरेसिक चैम्बर जो है उसकी वॉल्यूम जो है वो वापस डिक्रीज हो जाएगी। यानी थोरेसिक वॉल्यूम जिसको बोल सकते हैं, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगी। इसके डिक्रीज होने से इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगी, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगी, और इसके डिक्रीज होने से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। इसका मीन अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और बाहर की तरफ प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे ही अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा, बाहर की तरफ प्रेशर कम, तो एयर जो है वो इनसाइड टू आउटसाइड मूव करेगी। एयर जो है अंदर से बाहर की तरफ जाएगी, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन, उसी को हम बोलेंगे एक्सहेलेशन। तो सिंपल सा मैकेनिज्म हम समझ गए
कि ब्रीथिंग के अंदर मेनली दो स्टेप होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के अंदर ऑक्सीजन इनरिच्ड एयर को हम अंदर लेते हैं और हवा को अंदर ले जाने के लिए दो तरह की मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरी होती है डायफ्राम। दोनों के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो थोरेसिक चैम्बर जो है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है और थोरेसिक केविटी या चैम्बर की वॉल्यूम जब इंक्रीज होती है उसी के साथ साथ पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होती है और वॉल्यूम इंक्रीज होने से अंदर का जो प्रेशर है वो रेड्यूस हो जाता है। अंदर का प्रेशर अगर कम हो गया, बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो हवा बाहर से अंदर आ जाएगी। सेम एक्सहेलेशन के अंदर ये डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है दोनों के अंदर रिलैक्सेशन होगा। रिलैक्सेशन होगा तो थोरेसिक जो केविटी है उसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी और इसी के साथ पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगी। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी तो अंदर का जो प्रेशर है जिसको इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोल रहे हैं वो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा और अंदर जब प्रेशर हाई हो जाएगा, बाहर जब प्रेशर कम हो जाएगा तो हवा जो है अंदर से बाहर चली जाएगी और रिलैक्सेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हमारी बॉडी के अंदर जो मेन साइट ऑफ एक्सचेंज होती है, साइट ऑफ एक्सचेंज वो होती है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए मेनली हमारी बॉडी के अंदर तीन फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर जो होता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन बाउंड्री। डिफ्यूजन बाउंड्री। सेकंड जो पॉइंट जो होता है उसको हम बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर और थर्ड जो होता है वो होता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। देखो ये जो तीन फैक्टर होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसेज के एक्सचेंज के लिए। हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन बाउंड्री। देखो डिफ्यूजन बाउंड्री किस तरह से एक्सचेंज पे इफेक्ट डालती। डिफ्यूजन बाउंड्री, डिफ्यूजन बाउंड्री जितनी ज्यादा थिक होगी एक्सचेंज उतना ही कम होगा और डिफ्यूजन बाउंड्री जितनी ज्यादा थिन होगी एक्सचेंज उतना ही ज्यादा होगा। हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन बाउंड्री जो है वो मेनली तीन लेयर से मिलकर के बनती है। सबसे पहले हमारे पास होती है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर यहाँ पे इस तरह से सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्क्वेमस सेल्स। ये जो स्क्वेमस सेल्स जो होती हैं ये बनाती है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले ये जो टिश्यू है उसको हम बोल सकते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके बाद इसके जस्ट नीचे होती है ब्लड कैपिलरीज। इस तरह से आती है सेकंड जो लेयर जो ब्लड कैपिलरीज। और ये जो ब्लड कैपिलरीज है इसके अंदर भी इस तरह से स्क्वेमस सेल की एक लाइनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम। एंडोथेलियम। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक नॉन लिविंग और एसेल्यूलर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये तीनों की तीनों मिल करके हमारी बॉडी में बनाती हैं डिफ्यूजन बाउंड्री। डिफ्यूजन बाउंड्री। और ये जो डिफ्यूजन बाउंड्री जो है जो ये तीनों की तीनों मिलकर के बना रही है, इन तीनों की अगर हम देखें थिकनेस, इसकी जो थिकनेस जो होती है वो लेस देन 1 mm होती है। लेस देन 1 mm होती है। इसी वजह से एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में इजीली गैसेज एक्सचेंज हो जाती है। यानी इधर से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर इंटर कर जाती है और यहाँ से जो CO2 है वो आसानी से एल्वियोलाई के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाती है। यहाँ पे ये जो डिफ्यूजन बाउंड्री है इसके अंदर मेनली तीन लेयर होती है। उनमें से स्क्वेमस एपिथेलियम जो होती है
वो लिविंग लेयर यानी सेल्स की बनी हुई है। एंडोथेलियम जो होती है वो भी लिविंग होती है, सेल्स की बनी होती है। वहीं पे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो नॉन लिविंग होती है और ए सेल्यूलर होती है, उसके अंदर किसी तरह की कोई सेल से नहीं होती। और इन्हीं के बीच में हमारे लंग्स या एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में हमारे पास आता है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर सबसे पहले पार्शियल प्रेशर का मीन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पर्टिकुलर गैस, द pressure exerted by a particular gas in a mixture of gases called partial pressure, called partial pressure। देखो पार्शियल प्रेशर मेनली हमें देखना है इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन का और CO2 का। पार्शियल प्रेशर हमें लंग्स में देखना है ऑक्सीजन एंड CO2 का। पार्शियल प्रेशर प्योर और इम्प्योर ब्लड में, और पार्शियल प्रेशर हमें सेल्स के अंदर। आप सब जानते हो कि जहां पे प्रेशर हाई होता है एयर हमेशा वहां से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करती है या मूव करती है, और इसी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से एयर जो है वो मूव करती है। सबसे पहले हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर कहाँ पे कितना होता है। उसके लिए हम एक टेबल बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। सिंपली इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, सबसे पहले प्रेशर इन्वायरमेंट में कितना है, उसके बाद हम देख सकते हैं पार्शियल प्रेशर लंग्स के अंदर कितना है, फिर हम देख सकते हैं प्योर ब्लड के अंदर प्रेशर कितना है, फिर हम देखेंगे इम्प्योर ब्लड के अंदर प्रेशर कितना है, और उसके बाद लास्ट में सेल्स या टिश्यूज के अंदर प्रेशर कितना है। देखो इस टेबल से आप इजीली समझ सकते हो कि एयर जो है या गैसेज जो है वो किधर से किधर मूव करेगी। इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 mmHg, और वहीं पे CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 0.3 mmHg होता है। वहीं पे लंग्स की बात करें तो लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 होता है और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 40 mmHg। प्योर ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 mmHg होता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 होता है। इम्प्योर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 होता है। टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 होता है। इस सिंपल सी टेबल से आप देखो कैसे समझ सकते हो। सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर कहाँ है? इन्वायरमेंट के अंदर। इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन जो है वो पहुंचेगी लंग्स के अंदर, और लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन जो है वो जाएगी पहले इम्प्योर ब्लड के अंदर, और इम्प्योर ब्लड में जैसे ही ऑक्सीजन मिक्स होगी ब्लड जो है हो जाएगा प्योर, और जैसे ही ब्लड प्योर होता है प्योर ब्लड जो है फिर वो जाता है, प्योर ब्लड से जो ऑक्सीजन है वो पहुंचती है टिश्यूज के अंदर। इस तरह से गैसेज का एक्सचेंज हो गया। वहीं पे CO2 जो है वो बनता है टिश्यूज के अंदर, टिश्यूज से वो जाता है सबसे पहले प्योर ब्लड के अंदर। जैसे ही प्योर ब्लड में CO2 मिक्स हुई अब वो जो ब्लड है इम्प्योर हो गया, और इम्प्योर ब्लड से जो CO2 है वो जाती है लंग्स के अंदर, और लंग्स से CO2 पहुंचती है इन्वायरमेंट के अंदर, और इन्वायरमेंट के अंदर चली जाती है। हमारा जो अल्टीमेट जो गोल है वो यही कि ऑक्सीजन जो है उसको हर एक सेल या टिश्यू तक पहुंचाना, और जो CO2 है उसको टिश्यू से लेकर के बाहर पहुंचाना। तो आप आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159, लंग्स के अंदर 104, इन दोनों के बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है जिससे ऑक्सीजन लंग्स में चली जाती है, लंग्स से इम्प्योर ब्लड में चली जाती है,
इम्प्योर ब्लड में ऑक्सीजन मिलने के बाद वो प्योर हो जाता है, और प्योर होने के बाद वो टिश्यू में ऑक्सीजन चली जाती है। वहीं पे टिश्यूज के पास जो CO2 बनती है, टिश्यूज के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 होता है। टिश्यू से वो डायरेक्ट जाता है प्योर ब्लड में, और प्योर ब्लड में जाने के बाद ब्लड हो जाता है इम्प्योर। इम्प्योर ब्लड से CO2 लंग्स में चली जाती है, और लंग्स से बॉडी से बाहर चली जाती है। इसी चीज को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से एल्वियोलाई, उसके बाद यहाँ पे ब्लड वेसल, और ये जो ब्लड वेसल है ये बॉडी की तरफ ब्लड को लेकर के भी जाएगी, और इम्प्योर ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर के भी आएगी। और यहाँ पे मान लो कोई सेल्स या हमारा टिश्यूज है या सेल्स। सबसे पहले अगर हम बात करें इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के अंदर PO2 159 mmHg, PCO2 0.3 mmHg इन्वायरमेंट के अंदर प्रेशर। अगर हम बात करें लंग्स या एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलाई के अंदर PO2 104 और PCO2 जो है 40 mmHg। उसके बाद सीधा सा पता चल रहा है इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन आ जाएगी एल्वियोलाई के अंदर। और यहाँ पे ये जो इम्प्योर ब्लड, ये वाला जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40। इसको हम अलग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें इम्प्योर ब्लड की, इम्प्योर ब्लड के अंदर PO2 जो है 40 mmHg और PCO2 जो है 45 mmHg। अब यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये जैसे ही मिली ब्लड के अंदर, ब्लड हो गया प्योर, और ये जो प्योर ब्लड है इसके अंदर PO2 जो है 95 mmHg और PCO2 जो है ये यहाँ पे है 40 mmHg। अब देखो यहाँ से ऑक्सीजन इसके अंदर आई, ब्लड हो गया प्योर, प्योर के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे 95 है। और अगर हम बात करें सेल या टिश्यूज की बात करें, टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mmHg और वहीं पे CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg होता है। अब आप आसानी से प्रेशर को देख करके पता लगा सकते हो कि एयर जो है वो किधर से किधर, या गैस जो है वो किधर से किधर मूव करेगी। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 195 इन्वायरमेंट में, वहीं पे एल्वियोलाई के अंदर 104 है, तो इजीली इन्वायरमेंट से एल्वियोलाई में आ जाएगी। एल्वियोलाई के अंदर 104 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर 40 है, तो इजीली ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिक्स हो जाएगी। और जैसे ही ब्लड में मिक्स होती है ब्लड हो जाता है प्योर, प्योर होने के बाद उसका जो पार्शियल प्रेशर PO2 है वो 95 mmHg हो जाता है। और इसी तरह से यहाँ से जैसे ही प्योर ब्लड ब्लड जो है वो सेल्स के पास पहुंचता है, तो सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है और ब्लड के पास 95 है, तो ऑक्सीजन आसानी से आ जाती है सेल के अंदर। और आपको पता है जब ऑक्सीजन फूड का ब्रेक डाउन करता है, उसके साथ रिएक्शन करता है, तो वहां पे बनती है CO2, और जैसे ही CO2 यहाँ बनती है, CO मिलती है, ब्लड हो जाता है इम्प्योर। और इम्प्योर ब्लड होने के बाद इसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो 40 हो जाता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर हो जाता है 45। और इसी 45 पार्शियल प्रेशर के साथ जब CO2 जाती है लंग्स के पास, तो एल्वियोलाई के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 होता है, यहाँ पे 45 होता है, तो इजीली जो CO2 है वो पहुंच जाएगी एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से पहुंच जाती है बाहर। इस तरह से भी गैसेज का एक्सचेंज हमारी बॉडी के अंदर होता है। एक तरीके से हम इसी चीज को और देख सकते हैं कि ब्रीथिंग,
ब्रीथिंग का मीन क्या हो गया? इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच गैसेज का एक्सचेंज। इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में गैसेज का एक्सचेंज। इन्वायरमेंट से लंग्स की तरफ आती है ऑक्सीजन और लंग्स से इन्वायरमेंट की तरफ जाती है CO2। अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 है और 40 है, लंग्स के अंदर 40 है और इन्वायरमेंट के अंदर 0.3 है। वहीं पे लंग्स के अंदर जो CO2 का पार्शियल प्रेशर 104 है और इन्वायरमेंट के अंदर 159। इस तरह से यहाँ इजीली एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है वो कहाँ का होता है? एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच। एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी के बीच। एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर कौन सी गैस? एल्वियोलाई में कौन सी जाती है? CO2। ब्लड कैपिलरीज के अंदर CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 40 होता है और एल्वियोलाई के अंदर यहाँ पे 45, ब्लड कैपिलरीज के अंदर 45, यहाँ पे 45 और एल्वियोलाई के अंदर होता है 40। तो इजीली गैस जो है CO2 इधर चली जाएगी। वहीं पे एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना? 104 और ब्लड कैपिलरीज के अंदर होता है 40। तो ऑक्सीजन जो है वो 104 से 40 की तरफ आसानी से चली जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनल रेस्पिरेशन की, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन किस किस के बीच? ब्लड कैपिलरीज, ब्लड और सेल्स या टिश्यूज के बीच में। पता कि ब्लड से सेल के अंदर जाएगी ऑक्सीजन और टिश्यू से ब्लड के अंदर जाएगी CO2। यहाँ पे ब्लड के अंदर या टिश्यू के अंदर जो CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो 45 है और ब्लड के अंदर कितना है? 40। वहीं पे प्योर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 है और सेल के अंदर है 40। तो 40 से 40 की तरफ इधर गैसेज जो है वो चली जाएंगी। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सचेंज होता है उसको हमने 3 तरीके से समझने की कोशिश करी। सबसे पहले इस तरीके से कहां से गैस किधर जाती है, आप दोबारा इस चीज को देख सकते हो। दूसरा हमने डायग्राम बना करके समझने की कोशिश करी, इससे भी आप समझ सकते हो। और तीसरा इस तरह से डायरेक्ट हमने ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन, इन तीनों चीजों के बारे में हमने देखा।